देखिए भैया, आप सभी ये जानते होंगे कि एक व्यक्ति विशेष हैं जिनके ऊपर कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और एक बात बताओ राइटर, ये व्यक्ति विशेष क्या होता है जी? सीधे सीधे काहे नहीं कहते कि महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है नहीं तो इसमें काहे का सस्पेंस डालना? वैसे भी दुनिया इनके कैरेक्टर से कम सस्पेंस में है क्या? मजाक बना के रख दिया है, पूरा ध्यान भटका दिया हमारा पढ़ाई से। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि हर क्वेश्चन मतलब हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और अब इनके ऊपर क्वेश्चन हो रहे हैं खत्म। तो कहा है कि घुमा फिरा के, लेटा सुता के, आगे से पीछे से, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा भाषा की मर्यादा को भी अलट पलट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही डिटेलिंग में जाकर धीरे धीरे बहुते अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। अब वो वाली बात ना रह गई जब आपसे पूछेंगे कि भैया इनका जन्म कब हुआ था, कब मरे थे। ये सब क्वेश्चन की कहानी बिल्कुल एकदम खत्म हो गई है। एकदम हमारा दिमाग एकदम पेपर देने के बाद एकदम सनक ही गया है और दिमाग में इनके प्रति इतना कुछ चल रहा है कि का ही बताए। रहने दीजिए, बता देंगे तो यूट्यूब वाले अश्लील है कंटेंट कह के बुरा मान जाएंगे। तो बस हम यहीं पे अपने बतकुच्चन को खत्म करते हैं और अब आइए गांधी जी से जुड़े हर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत रिसर्च करके खोजबीन के हम ले आए हैं। फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे कि अभी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो कोने अतड़े में क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हमारे भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। आपका किया हुआ कमेंट के ऊपर हम वीडियो बना के एक और टॉपिक बनाएंगे जो भी अगर कुछ क्वेश्चन छूटा रह जाएगा तो अब आइए बात करते हैं अब टॉपिक की। तो देखिए भैया, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दीवान करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई था और पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। और शादी इनकी 1883 में हो गई थी। ध्यान से सुनिएगा, जब ये 1883 में इनकी शादी हुई थी तब ये 13.5 साल के थे, समझ रहे हैं। और इनकी पत्नी 14.5 साल की थी क्योंकि इनकी पत्नी इनसे 1 साल बड़ी थी। इसके अलावा जो गांधी जी के जो पिताजी हैं उनके नाम के आगे दीवान वर्ड क्यों लगा है वो भी जान लीजिए, क्योंकि वो पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे, ब्रिटिश काल में दीवान थे, इसीलिए उनको दीवान करमचंद गांधी के नाम से बुलाया जाता था। इसी वजह से यहाँ पे ये नाम लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, इनके 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे। नाम आपको पता ही होगा, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। एक बार फिर से बोलते हैं, क्या नाम था? हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये सिंपल से इनके 4 नाम हैं। आप भी जान लीजिएगा, अच्छे से रख लीजिएगा। नहीं देखा होगा और कॉमेडी में याद करना होगा तो मुन्ना भाई MBBS में देख सकते हैं, वहाँ पे ये नामों को बताया गया है। चलिए ठीक है, अब ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी जो यहाँ पे खत्म होती है। अब हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि इनके पिताजी क्या थे। तो आपको पता चल चुका है कि ये आपके दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। इसके अलावा साल 1885 में महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि करमचंद गांधी की 1885 में मृत्यु हो गई। हम बिल्कुल लाइन वाइज चलेंगे, हर एक सन को पकड़ते हुए चलेंगे, ऐसे ही याद भी करेंगे, बिल्कुल लाइन वाइज हर एक सन से सब कुछ याद रहेगा। बस अभी धैर्य बनाए रखिए। चलिए, इसी साल यानी कि 1885 में ही गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका निधन हो गया था। इस वजह से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1885 में 2 काम हुए थे और दोनों के दोनों खराब काम थे। एक, उनकी पिताजी की मृत्यु हुई थी, दूसरा उनका बच्चा मरा था। और इन दोनों घटनाओं की वजह से गांधी जी बहुत शोक में थे, लेकिन अभी हम वहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं 1887 में। तो 1887 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। कहाँ से? राजकोट हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अब इसका सीधा सा मतलब है कि 1887 तक इन्होंने 10 पास कर लिया है। अब ये 1888 में लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी साल यानी कि 1888 में ही इनको सबसे पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था हरीलाल। चलिए आगे चलते हैं। तो एकदम लाइन वाइज आ रहे हैं, एक एक सन को देखते आ रहे हैं, आप भी ध्यान से देखते रहिए। तो फिर जब ये गांधी जी लंदन गए थे तो वहाँ पे उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और उसके कार्यकारी सदस्य बन गए थे। फिर लंदन में ही रह के यानी कि 3 सालों तक, मतलब 1888 से लेके 1891 तक वहीं पर रहकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई को कंप्लीट किया और 1891 में वापस से भारत आए। अब भारत आ चुके हैं, इसलिए 1892 में एक और पुत्र
पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था मणिलाल, यानी कि 1882 में एक और बेटा जन्मा। फिर 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए केस के सिलसिले में। जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे उसी समय पीटर माइट्सबर्ग नामक स्टेशन पर इनको ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया था। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उनको किस स्टेशन पे फेंका गया था, उसका नाम क्या है, प्लस कब फेंका गया था, वो टाइम क्या है, और वो कहाँ जा रहे थे, किस देश के लिए जा रहे थे। तो वो भी आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के लिए जा रहे थे। तो इस सभी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आपके पास मिल गए हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म। अब पन्ना चेंज करो भाई साहब। अब जो 1893 में जो इनकी बेइज्जती हुई थी उसी बेइज्जती का बदला इन्होंने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करके लिया। ठीक है, अपना बदला अच्छे से लिया, वहाँ पे सत्याग्रह चलाया, ये सब काम किया था, लेकिन ठीक है। फिर 1897 में पुत्र रामदास का जन्म हुआ। ठीक है, 1900 में फिर से पुत्र देवदास का जन्म हो गया। बात समझ रहे हैं, 3 साल का गैप है, पूरा मेंटेन करके चल रहे हैं। तो 1897 में पुत्र रामदास का जन्म हुआ, 1900 में पुत्र देवदास का जन्म हुआ। फिर 1904 में दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि अभी तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए नहीं है, कब आते हैं वापस, 9 जनवरी 1915 को। तो अभी जितने सारे काम हो रहे हैं ये सब कहाँ हो रहे हैं, ये सब के सब दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहे हैं। तो बात समझिएगा, डाउट में मत आइएगा। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को निकाला, कब निकाला, 1904 में निकाला। कहाँ निकाला वो भी जान लीजिए, साउथ अफ्रीका में। जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन क्या है, या इंडियन ओपिनियन को कब निकाला गया था, या ये पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन कहाँ निकाला गया था। तो आपको मैंने सीधे सीधे बता दिया कि 1893 से लेके 1915 तक ये साउथ अफ्रीका में ही थे। तो इस दौरान जो भी घटनाएं घटेंगी वो सब की सब कहाँ घटेंगी, साउथ अफ्रीका में ही घटेंगी। दिमाग में बांध लीजिए, आगे चलते हैं। ये जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, इसके जो संपादक थे वो आपके मनसुख लाल नजर जी थे। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। 1904 में ही फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, ना लिया होता तो न जाने ये संख्या कहां तक जाती। चलिए, तो फिर 11 सितंबर 1906 को पहली बार सत्याग्रह शब्द का यूज भी किया। और इस सत्याग्रह हथियार का, एक तरीके समझिए, ये जो सत्याग्रह का हथियार है, इस हथियार का प्रयोग कहाँ किया, साउथ अफ्रीका में किया। तो अगर बात आएगी कि गांधी जी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह कब चलाया था, तो 1906 में साउथ अफ्रीका में। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे पहली बार विदेश में गांधी जी ने कब सत्याग्रह चलाया था, विदेश में, चूंकि ये साउथ अफ्रीका में है। बात आएगी कि अगर सबसे पहली बार भारत में सत्याग्रह कब चलाया था, तो वो 1917 में चलाया था, जो अभी आप आगे देखेंगे। तो ये सब है क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछ के आपके मन में डाउट लाने की कोशिश की जाती है, याद रखिएगा। फिर 1908 में इनको पहली बार कारावास हो गया, यानी कि जेल गए। ये कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 1908 में सबसे पहली बार जेल गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहली बार जेल कब हुई थी, तो यही 1908 में हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहली बार विदेश में जेल कब हुई थी, तो भी आप 1908 में ही कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1913 में कस्तूरबा गांधी जी को और उनके अन्य महिला साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर 1913 में ही कस्तूरबा गांधी 3 महीने की कठोर सजा, मतलब कठोर कारावास अपनी काट के फिर रिहा भी हो गई, यानी कि 1913 में ही गिरफ्तार हुई थी, 1913 में ही छूट गई थी। तो इसकी कहानी यहीं पे खत्म। भैया पन्ना पलटिए। तो अब बात आएगी कि कब महात्मा गांधी जी भारत आए। तो यही वो शुभ घड़ी है जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस से भारत आ गए। इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, काहे कि बाहर से मनाया या बाहर से, इसीलिए प्रवासी, समझ गए, तो इसीलिए मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बात खत्म। 1915 में ही इन्हें कैसरे हिंद नामक उपाधि से सम्मानित किया गया था कि ले भैया ले। ये दौर कौन सा था, ये वही प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। और इसीलिए मतलब यहाँ से वहाँ करने में, भारतीयों को शामिल करने में, इसीलिए वहाँ के लोगों ने, मतलब अंग्रेजों ने इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी कि लो भैया लो। चलिए आगे चलते हैं। फिर गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में ही राज्य वैद्य जीव राम कालिदास ने संबोधित किया था। ध्यान दीजिएगा, अभी इसी बार के क्वेश्चन में, पेट वाले पेपर में पूछा गया था कि स्वराज शब्द का यूज किसने किया था, यूज पूछा था, यानी कि सबसे पहली बार स्वराज शब्द किसने बोला था, इस तरीके की बात पूछी थी। वैसे ही पहली बार महात्मा किसे कहा गया है, वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहली बार गांधी जी को महात्मा
महात्मा कह के किसने संबोधित किया था। वो बात अलग है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दे दी थी। वो भी कब दी थी, जब चंपारण जो आंदोलन था वो सफल हो गया था, उसके बाद 1917 में उन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। लेकिन कब, 1917 में। लेकिन सबसे पहली बार वर्ड किसने यूज किया था, तो इसका एक मत ये है कि 1915 में राजवैद्य जो थे आपके कालिदास जी, उन्होंने सबसे पहली बार इन्हें महात्मा से संबोधित किया था। फिर 1916 में बीएचयू में भाषण दिया। जिले में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह किया गया था। यही उनका सबसे पहला भारत में सफल सत्याग्रह था। इसी सत्याग्रह के बाद जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दे दी गई थी। यहाँ से दो तरह क्वेश्चन पूछता है कि जो चंपारण आंदोलन है, इसमें महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था। तो ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान था, उसने महात्मा गांधी जी को बहुत मेहनत से बुलाया था, बहुत मेहनत किया था, उनका पीछे 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 दिन रात लगे रहे, तब जाके महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे। और बात आती है कि कौन इसके विरोध में था, यानी कि चंपारण आंदोलन के कौन विरोध में था। तो रंगा करके कोई है एक, मैं उनका नाम डाल दूंगा, वो इनके विरोध में थे। फिर उसके बाद इनका दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए था। ठीक है, फिर आपके 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह को भी किया इन्होंने। इसके अलावा 1918 में ही दो साप्ताहिक पत्रिका की भी शुरुआत की। एक का नाम था यंग इंडिया, एक का नाम था नवजीवन। जो यंग इंडिया थी वो आपकी इंग्लिश में निकलती थी, जो आपका नवजीवन था वो आपकी गुजराती में निकलती थी। बात यहीं पर ख़त्म हो गई। भाई सब पन्ना पलटिए। हाँ, तो हम कहाँ पहुँच गए, 1918 में। अब बात करते हैं 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी हत्याकांड के बाद ही जो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, उसी उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया कि ले कुकुरा ले ले, ना चाहिए तोरी। सामने से तो भैया भैया कहते या पीछे से हमार मुंडी मरोड़त है, या ना चाहिए उपाधि ले ला। फिर इसी के बाद मतलब अत्यंत क्रोध में आके फिर 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन उसी आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया। फिर बहुत भर भर के गाली सुनने को मिला रहा इनको। अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन ये बनता है कि असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया। तो वो आपको पता है कि चौरी चौरा कांड हुआ था, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मी को बंद करके पुलिस स्टेशन में जला दिया गया था। चूंकि ये अहिंसा के खिलाफ थे, इसी वजह से इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आंदोलन हमारा है, हम आंदोलन वापस लिए थी, ला अब ना चलाए भैया, देखा बात खत्म। ये कोनो गलत बात है। हम जब काले रहने की अहिंसा अहिंसा अहिंसा, तो हिंसा कैसे कर दिया ना। अब ये सब ना हुई, हमारा आंदोलन है, बैठ हमारा, खेलब हम, खेलवे बिगाड़ब, कहानी खत्म, बंद। फिर 1924 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और ये कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर 12 मार्च 1930 को आपको पता है कि दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने ही की थी, ये भी आपको पता है। और फिर नमक बनाकर कितने तारीख को, 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इसकी कहानी खत्म की, यानी कि इस नमक वाले कानून को तोड़ा। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। अवज्ञा यानी किसी की बात न मानना, इसीलिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसे नमक सत्याग्रह, इसके अलावा सविनय अवज्ञा के भी नाम से और दांडी यात्रा के भी नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे बात खत्म। फिर ये आपका 6 मार्च 1930 को नमक बना के कानून तोड़ दिया, ये मैंने बता ही दिया था। फिर क्या किया, फिर वही काम किया जो ये हमेशा से करते आए। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता कर लिया, फिर बतिये खत्म हो गई। फिर 1932 में गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की गई। 1933 में हरिजन पत्रिका निकाला, ये भी जान लीजिए। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया कि भैया देखा सुना, आज से हमारे तुम्हारे बीच का ये जो शारीरिक संबंध था, जहाँ पे हम अपने हाथों के द्वारा कुछ कांग्रेस की प्रगति के लिए कुछ हाथ बटा भी दे रहे थे, आज से वो भी खत्म होता है। तो इसलिए शारीरिक संबंध भी खत्म होता है हमारा। फिर 1942 में जो ये क्रिप्स मिशन था, उसको गांधी जी ने कहा कि भैया देखो ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ऐसा चेक है जिसके ऊपर डाला गया था कि 17 सितंबर 2022 को यूज कर लेना, और पता चल रहा है कि आज 18 अक्टूबर है, यानी कि टाइम बीत गया है। तो वही वाली हाल हो गई है इसकी भी। फिर 1942 में ही 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी को
3 गोलियां मारी गई थी ऐसा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, जो वहाँ के लोग उपस्थित थे उनका कहना था कि वहाँ पे कुल 4 गोलियां चलाई गई थी, जिसने गोली मारी थी उसका बयान कुछ अलग, वहाँ पे खड़े लोगों का बयान कुछ अलग। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इस वजह से क्लियरिटी नहीं मिली। इससे पहले भी गांधी जी के ऊपर बहुत सारे अटैक हो चुके थे, हो रहे थे, और बहुत बार धमकियां मिली थी, उसके बावजूद भी कोई सतर्क नहीं था। तो फिर काहे का गाना गा रहे हो? फिर नाथूराम गोडसे ने एक रीज़न दिया था कि देखिए इस रीज़न की वजह से हम इनसे बहुत चिढ़ चुके थे, ये कारण है। वो कारण आप चाहें तो आप जान सकते हैं, वहाँ पे बहुत डिटेलिंग में लिखा गया है। उस रीज़न की वजह से हमने ऐसा किया, वरना हम भी बापू को बहुत मानते थे। वो एक ये जो वर्ड ध्यान डायलॉग है ना रखिएगा। कि जब आपका चाहने वाला ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो फिर दुश्मनी भी अलग लेवल की होती है। तो बस गांधी जी और नाथूराम गोडसे के बीच में कुछ ऐसी बात थी। छोड़िए हम कहाँ जा रहे हैं, चलिए हम आगे चलते हैं। उसके अलावा यहीं पे इसकी कहानी खत्म होती है, यहीं पे ये मर गए, यानी कि 1948 में की कहानी खत्म। अब जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा है, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के, तो अब इनको भी देखिए, फिर उसके बाद हम इनकी कहानी खत्म करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, पहले ही बता दिया था हमने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूख हड़ताल को सबसे पहला हथियार कहाँ पर बनाया गया था? तो अहमदाबाद वाले आंदोलन में भूख हड़ताल को हथियार बनाया गया था। इसके अलावा भी लेटेस्ट में कोचिंग में हमसे पूछा गया कि देशद्रोही फकीर किसने कहा था? हमको पता नहीं था, हमको पता था कि अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, लेकिन ये भी ध्यान लीजिए, मतलब जान लीजिए कि जो देशद्रोही फकीर है ये भी विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। तो ये भी चीज़ हमें नहीं पता चली है, ठीक है। इसके अलावा भिखारियों का राजा कौन कहता था? तो ये आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी बुलाते थे। हिंद स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक आपको पता ही है महात्मा गांधी जी हैं, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसको देशभक्त कह के संबोधित किया था? तो इनको कहा था भैया। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो लियो टोल्स्टॉय थे। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक गुरु अलग और राजनीतिक गुरु अलग। इसके अलावा इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, देख लीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, द वर्ड्स ऑफ गांधी, हिंद स्वराज, गीता माता, मेरे सपनों का भारत, ये सब किताबें इनकी ही हैं, और ये किताबें पूछी जाती हैं, इसीलिए इनको लिखा गया है। इनके राइटर अक्सर पूछ दिए जाते हैं, इसलिए जानते रहिए। इसके अलावा गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा था, तो ये भी जानते रहिए। यार हद है, सबको कुछ ना कुछ कहते चल रहे हैं, सबको एक एक ठो नया नया नाम दिया है। हमारा सिलेबस लॉन्ग होता जा रहा है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, खिंचती जा रही हैं, कितना खींचें? भैया पन्ना पलटो यार, तुम क्या देख रहे हो? चलिए अब आप देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था या मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी। गांधी जी ने किसे काला कानून कहा था? वो आपको पता है कि रॉलेट एक्ट, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर टॉलस्टॉय जो आश्रम बनाया था वो आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। कब बनाया था? 1910 में बनाया था, जानते रहिएगा। अभी हम पूरा आश्रम के बारे में ही बता रहे हैं, आप चिंता ना करिए, एकदम बिल्कुल चिंता ना करिए। एकदम खत्म बोले हैं ना तो एकदम महात्मा गांधी खत्म ही करेंगे। हाँ कुछ बच जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट तो जरूर ही करिएगा। चलिए आगे सुनिए। गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के उपनाम से संबोधित किया था, ये भी जान लीजिए। भारत कोकिला किसको कहा था? सरोजिनी नायडू कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछने वाला है, पूछने लायक है, बिल्कुल पूछेगा। आज न बिहान काल न परसों, लेकिन पूछेगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। बात की जाए गांधी जी के प्रमुख आश्रम, अब आपको सब बता रहा हूँ। फिनिक्स आश्रम और आपका ये टॉलस्टॉय आश्रम, ये कहाँ बना था? ये दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, जान लीजिएगा। फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, ये दक्षिण अफ्रीका में कब बना था? 1904 1910 ईस्वी में, कहानी खत्म। सत्याग्रह जो आश्रम है वो कोचरब अहमदाबाद में बना था, 1915 में बना था। साबरमती आश्रम 1917 में बना था, कहाँ बना था वो आपको पता ही है। इसके अलावा अनासक्ति आश्रम 1929 में, यहाँ पे ये गए थे, 2 दिन के लिए रहे थे, इसीलिए उस आश्रम का नाम भी गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से इस आश्रम को भी गिन लीजिए। और छठवां जो है वो उसका नाम है सेवाग्राम आश्रम, ये आपका वर्धा में है, यानी कि महाराष्ट्र के वर्धा में है। और ये कब बना था? 1936 ईस्वी में बना था। यहीं पे पूरे ये जो पूरा कैरेक्टर है गांधी जी, इनसे संबंधित जितने
क्वेश्चन हमको लगते थे जो इम्पोर्टेंट है, पूछने लायक हैं या कभी पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मिला के ये वीडियो तैयार की गई थी। काफ़ी मेहनत से खोजबीन करके 4-5 दिन में तैयार की गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और अगर अभी भी कोई पॉइंट छूट गया है, लगता है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम एक और वीडियो बनाएंगे, और जो छोटा मोटा अगर बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो एक वीडियो और 5 मिनट की सही, लेकिन इस कैरेक्टर को खा जाएंगे, अब छोड़ना नहीं है, बहुत भर गए हम इनके ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।